हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के फिजिक्स का जितना फार्मूला है वो सारे फार्मूला को हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसमें एक होता है कोण आई, जो होता है कोण आर के बराबर होता है। यानी आई को बोलते हैं आपतन कोण और आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। और इसी में एक दूसरा फार्मूला जो होता है हमारा, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण। उसमें फोकस वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है F बराबर R/2। यहाँ पे हम ध्यान देंगे, यदि अवतल दर्पण हो, जब हमारा अवतल दर्पण रहेगा तो उसमें F और R दोनों का दोनों जो होता है ऋणात्मक होता है, यानी माइनस लेते हैं चिन्ह परिपाटी में। यू याद रखेंगे, यू जो होता है वस्तु दूरी होता है, ए भी माइनस होता है और भी प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। प्लस तब होगा जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। प्लस कब होगा? जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। और माइनस कब होता है? जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। याद रखेंगे, ये हमारा आगे न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। अवतल दर्पण में होता है, लेकिन यहीं पे अगर उत्तल दर्पण आ जाए, उत्तल दर्पण में जो होता है हमारा एफ और जो आर होता है ये दोनों प्लस होता है। एफ का मतलब फोकस दूरी, आर का मतलब वक्रता त्रिज्या। और वस्तु दूरी जो होती है ये हमेशा माइनस होता है। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा धनात्मक बनता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसको हम ध्यान में रखकर आगे बनाएंगे। एक होता है हमारा दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र का एक अन्य नाम होता है गाउस सूत्र भी कहते हैं। दर्पण सूत्र को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? गाउस सूत्र से। इससे ये होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्या होता है हमारा फार्मूला? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। जहाँ v वस्तु दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, u वस्तु दूरी है, f फोकस दूरी है। ठीक है। और अगर अवतल दर्पण होगा तो चिन्ह परिपाटी का ऐसे यूज करेंगे, उत्तल दर्पण होगा तो ऐसे करेंगे। अगला हमारा जो फार्मूला होगा वो होगा आवर्धन का। आवर्धन को हम हमेशा एम से करते हैं सूचित। ये जो आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। आवर्धन को हम एम से करते हैं। एम बराबर होता है -v/u। जहाँ एम जो है हमारा आवर्धन है, यह मात्रकहीन और बीमाहीन होता है। याद रखेंगे, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है और न ही कोई बीमा होता है, यानी बीमाहीन होता है। जिस भी राशि का कोई मात्रक नहीं होगा वो राशि मात्रकहीन होती है। जब मात्रक नहीं होगा तो उसका बीमा भी नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला सूत्र देखेंगे, 5 नंबर जो सूत्र होगा वो देखेंगे हम लोग। वो है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या निकालने का फार्मूला। समतल दर्पण जान ले दोस्तों, समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? समतल। जैसे मान लीजिए हम ले लिए, ये हमारा जो है समतल दर्पण है और ये भी एक मान लिए, ये भी हमारा क्या है? समतल दर्पण है, क्योंकि इसका जो सतह है कैसा है? समतल है। और याद रखेंगे, एक यहाँ से क्वेश्चन आता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? जो प्रतिबिंब की संख्या होती है उसको निकाल, ऐसे तो अनंत होता है लेकिन निकालने इसके, अगर मान लीजिए कि दो समतल दर्पणों के बीच कुछ कोण बन जाए तो उसके लिए फार्मूला होता है 360/θ। जहाँ n प्रतिबिंबों की संख्या है, अगर n का मान विषम आ जाए तो वही रहता है, और n का मान सम आ जाए तो 360/θ एक कम कर लेते हैं जब सम हो। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। इस समतल दर्पण ही ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है?
काल्पनिक होता है। चलिए दोस्तों आगे अब देखेंगे 6 नंबर फार्मूला। अब ये पहला जो प्रकाश का परावर्तन होता है इसमें बस इतना ही होता है। आगे देखेंगे हम लेंस में चलेंगे। लेंस का जो हिंदी होता है वह होता है, लेंस का जो हिंदी हमारा होता है, अगर कोई जानते हैं दोस्त तो बताइए। अब देखेंगे लेंस का होता है कांच का एक टुकड़ा होता है जो 2 ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ होता है। ठीक है, इसमें एक लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। ये जो भी यू जो एफ होता है, भी होता है प्रतिबिंब दूरी, यू होता है वस्तु दूरी, एफ होता है फोकस दूरी। ठीक है, चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने कॉपी में लिख लेंगे वीडियो। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे हम लोग अपवर्तनांक से। इससे हम लोग के एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है और इससे ऑब्जेक्टिव भी अपवर्तनांक होता क्या है। 2 माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। ये जो अपवर्तनांक होता है 2 प्रकार के होता है, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है अपेक्षिक अपवर्तनांक। जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है इसे म्यू से करते हैं, म्यू या एन से भी करते हैं, कहीं कहीं एन भी लिख देता है या म्यू। म्यू बराबर होता है c/v, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। याद रखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो मान होता है हमेशा 1 से अधिक होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है। तो कितना होता है दोस्तों, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। ये आप लोग एग्जाम के समय ध्यान रखिएगा। म्यू बराबर का होता है c/v। ये जो c होता है निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। c का जो मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसे अपने भाषा में बोले तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड भी बोल सकते हैं। यानी जो प्रकाश होती है निर्वात में 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। एक और हमारा सूत्र बनता है म्यू बराबर जो होता है एक क्रांति कोण अपवर्तनांक में संबंध होता है 1/sin/ic। क्रांति कोण अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है, म्यू बराबर 1/sin/ic। ये हमारा क्रांति कोण और अपवर्तनांक में संबंध होता है। अपवर्तनांक इसके बाद हम देखेंगे आप लोग के लिए ये म्यू का जगह हम रख देंगे c/v। ये भी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा c/v बराबर sin/ic। और इसमें याद रखेंगे जो हीरा सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, हीरा, कांच में 2 आता है, क्राउन कांच, फ्लिंट कांच, पानी, हवा, इस सब का पूछता है अपवर्तनांक। हीरा जो होता है सबसे कठोर पदार्थ है और हीरा का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक सर्वाधिक होता है 2.42। क्यों होता है, कैसे होता है ये देखेंगे। इससे 2 अंक का क्वेश्चन भी पूछता है। तो अगर दोस्तों 2 अंक को लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरा में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 होते हैं। कांच में एक क्राउन कांच आता है जिसका अपवर्तनांक 1.52, या फ्लिंट कांच होगा तो उसका होगा 1.62। पानी का अपवर्तनांक होता है हमारा 1.33। दोस्तों आप लोग हवा के अपवर्तनांक लिख कर बताएंगे कि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, ये हो गया हमारा। अब चलेंगे हम दोस्तों, चलिए दोस्तों आप लोग हवा का अपवर्तनांक कितना होता है कमेंट में लिखकर जरूर बताएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब चलेंगे हमारा जो होता है सबसे ज़्यादा जो हमारा पूछता है एक प्रिज्म सूत्र होता है, प्रिज्म सूत्र याद रखेंगे। ये प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म जो होता है 5 सतहों से घिरा हुआ कांच का एक टुकड़ा होता है। प्रिज्म क्या होता है, 5 सतहों से घिरा हुआ कांच का एक टुकड़ा होता है जिसमें क्या होता है 2 त्रिभुजाकार भाग होते हैं, 2 त्रिभुजाकार, और जो 3 होता है इसमें आयताकार भाग होता है।
दो त्रिभुज के आकार की आकृति होती है और 3 आयताकार। प्रिज्म की सहायता से हम श्वेत प्रकाश के साथ वर्णों को देख सकते हैं। एक हमारा प्रिज्म सूत्र होता है म्यू बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 बटा साइन a/2 होता है, जहाँ ए अपवर्तक कोण होता है, डेल्टा मिनिमम न्यूनतम विचलन। जब यही प्रिज्म बहुत पतला हो जाए तो इस यानी पतले प्रिज्म के लिए जब चलते हैं, पतले प्रिज्म के लिए तो यहाँ पे होता है डेल्टा मिनिमम बराबर μ-1 इंटू ए। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कुछ दोस्तों, ये बहुत भी फार्मूला है। अब चलेंगे हम लोग आवेश से संबंधित। देखिए आवेश क्या होता है, आवेश एक तरह से चार्ज होता है। आवेश का फार्मूला होता है Q=I_T, जहाँ I हमारा है विद्युत धारा और T क्या है समय, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं I बराबर Q/T। आवेशों की दर को ही क्या कहते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आगे हम चलेंगे, एक होता है शक्ति P बराबर क्या होता है, इसके बहुत सारे फॉर्मूला होता है। शॉर्ट फॉर्म में कहे तो कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति। कार्य को W से करते हैं, समय को T से। या P बराबर W बराबर क्या होता है, कार्य W बराबर बल गुने विस्थापन, तो Fs/T भी होता है। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं विस्थापन बटा समय, विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं, यानी P बराबर Fp भी हो जाता है। एक और P का फॉर्मूला होता है VI। P बराबर क्या होता है, VI, या P बराबर ये जो भी होता है I² भी हो जाता है। लेकिन कैसे होता है देखते हैं, ओम के नियम से हम जानेंगे कि V बराबर क्या होता है, IR। ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR। ये V की जगह जब हम IR रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा I²R। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे इसको देखेंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट सभी स्टूडेंट। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे।